नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कथा कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक बेहद ही मर्म स्पर्शी कहानी, अंतिम प्यार। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर में बैठे हुए मित्रों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी समय योगेश बाबू कमरे में घुसे। योगेश बाबू उत्तम श्रेणी के चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, योगेश बाबू, नरेन क्या कहता है? आपने सुना कुछ उसके बारे में? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली, पश्चात बोले, कहता क्या है वह? नरेन कहता है बंग प्रांत में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस वक्त नहीं है। ठीक है, अभी नया नया लड़का है ना, हम लोग तो जैसे आज तक घास छीलते रहे हैं, झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, केवल यही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की नजर से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा, क्यों, मैंने कोई गलती की है? वह कहता है आप अपने आदर्श का ध्यान रखकर चित्र नहीं बनाते। तो किस दृष्टिकोण से बनाता हूं? दृष्टिकोण सिर्फ रुपयों के लिए। योगेश ने एक आंख बंद करके कहा, बेकार, ये सब फालतू की बात है। फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही कारण था कि योगेश ने भी अपने स्वभाव के खिलाफ सिर पर लंबे लंबे बाल रखे हुए थे। ये बाल उसके मुख पर बिल्कुल नहीं भाते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे, किंतु मुख बहुत कुरूप हो गया था। एक तो काला रंग, दूसरे चेचक के दाग। चेहरा देखकर अचानक यही जान पड़ता था मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर लिबलिबी दाब दी हो। कमरे में जो लड़के बैठे थे, योगेश बाबू को गुस्से में देखकर उनके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे। सहसा वह हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली। क्रोधित स्वर में बोले, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी जल्दी कहा, नहीं महाशय जी, आपको गुस्सा आए और हम लोग हंसे, भला कभी ऐसा हो सकता है? मैं समझ गया, अब अधिक चालाकी की जरूरत नहीं। क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि अब तक तुम सब दांत निकाल कर रो रहे थे? मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लड़कों ने किसी प्रकार हंसी रोककर कहा, चलिए यूं ही सही, हम हंसते ही थे और रोते भी क्यों, पर हम नरेंद्र के पागलपन को सोचकर हंसते थे। वह देखो, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया। योगेश ने एक बार नरेंद्र की ओर घूमती हुई नजर से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, महाशय, नरेंद्र मेरे बारे में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की लगती है। दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो आग पैदा हो ही जाती है। अतएव वह बात को संभालते मुस्कुराते से बोले, योगेश बाबू, नरेन क्या कहता है? नरेन कहता है कि मैं रुपए के दृष्टिकोण से चित्र बनाता हूं, मेरा कोई आदर्श नहीं है। मोहन बाबू ने पूछा, क्यों नरेंद्र? नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था, अब किसी प्रकार आगे आकर बोला, हाँ कहता हूं, मेरी यही राय भी है। योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा, बड़े आए मशवरा देने वाले, छोटे मुंह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र भी बच्चा है और बात भी छोटी सी है, इस पर झगड़ने की क्या आवश्यकता है? योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोले, बच्चा है,
नरेन बच्चा है जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हों। वह यदि बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा? मोहन बाबू, आप क्या कहते हैं? एक विद्यार्थी ने कहा। महाशय, अभी कुछ पहले तक तो आपने उसको कल का छोकरा बताया था। योगेश बाबू का मुख गुस्से से लाल हो गया। बोले, कब कहा था? अभी, इससे कुछ देर पहले। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं मैं उसको छोकरा कहूं? असंभव है। क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं? सब लड़के एक स्वर में बोले, नहीं महाशय, ऐसी बात हम भूलकर भी जुबान पर नहीं ला सकते। मनमोहन बाबू किसी प्रकार हंसी को रोककर बोले, चुप चुप, बात को घुमाओ नहीं। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टक्कर का कोई चित्रकार नहीं है? नरेन ने कहा, आपने किस प्रकार जाना? तुम्हारे मित्रों ने मुझसे कहा था। मैं यह नहीं कहता, तब भी इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेशमय स्वर में कहा, प्रमाण की क्या जरूरत है? मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा विचार गलत है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस नाराजगी वाली वार्तालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, विचार तो है। देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उसकी पगधूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या चिंता, देखिएगा सबसे अच्छा रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेरकर योगेश बाबू की ओर देखा। कहा कुछ भी नहीं, किंतु खामोशी और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के हृदय को आहत किया। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, चाहे आप कुछ कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा विश्वास है। मैं पक्के विश्वास से कह सकता हूं कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार होगा। नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी सीमा तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ। जो व्यक्ति अपने भाव अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है, उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में एक विशेष प्रकार का आकर्षण तथा मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण काबिलियत है। तुम्हें मालूम है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा है और वह बिना किसी दर्द के बैठा चित्र बना रहा है। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने उत्तर दिया कि उंगली काटकर देखी कि खून का असली रंग क्या है। अजीब व्यक्ति है। तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, किंतु इसी विक्षिप्तता के ही कारण तो वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख बंद करके सोचने लगे। जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। नरेंद्र सोचते सोचते मकान की ओर चला। मार्ग में भीड़ भाड़ थी। कितनी ही गाड़ियां चली जा रही थीं, किंतु इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं था। उसे क्या फिक्र थी? संभवतः इसका भी उसे पता न था। वह थोड़े समय के भीतर ही बहुत बड़ा चित्रकार हो गया। वह इतना मशहूर और सर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईर्ष्यालु मित्रों को अच्छा न लगा। इन्हीं ईर्ष्यालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक विशेष योग्यता और उसकी तूलिका में एक असाधारण शक्ति है। योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे, परंतु ऊपर से उसे मानने के लिए तैयार न थे। इस थोड़े समय में ही उसका इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक खास कारण भी था। वह यह कि नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था, अपनी सारी काबिलियत उसमें लगा देता था। उसकी नजर केवल चित्र पर रहती थी। पैसे की ओर भूलकर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसके हृदय की महत्वाकांक्षा थी कि चित्र बहुत ही सुंदर हो। उसमें अपने ढंग की विशेष
विलक्षणता हो। मूल्य चाहे कम मिले या अधिक, वह अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूपरेखाएं अपने चित्र में देखता था। जिस समय चित्र चित्रित करने बैठता तो चारों ओर फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूपरेखाएं हृदय पट से गुम्फित कर देता। इतना ही नहीं, वह अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता। वह उस समय पागलों की तरह दिखाई पड़ता और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने से भी उस समय संभवतः उसको कोई हिचक न होती। यह हालत उस समय की एकाग्रता की होती। हकीकत में इसी वजह से उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। उसके स्वभाव में सादगी थी। वह जो बात सादगी से कहता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनी से लदी हुई समझते। उसके सामने कोई कुछ न कहता, परंतु पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करने से न चूकते। सब के सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा पाते। वह किसी बात को कान लगाकर न सुनता। कोई पूछता कुछ और उत्तर देता कुछ और ही। वह हमेशा ऐसे मालूम होता जैसे अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया हो। उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ। पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु नरेंद्र को गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण न था। तब भी उसका हृदय प्रेम का विशाल सागर था। वह हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त करे। यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे। किसी हल्की वस्तु को यदि पानी में जबरदस्ती डुबो दो तो वह किसी प्रकार भी न डूबेगी, वरन ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे दुनियादारी के दुख सुख में किसी प्रकार डूबना नहीं जानते। उनका हृदय हर वक्त कार्य की पूर्ति में लगा रहता है। नरेंद्र सोचते सोचते अपने मकान के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि दरवाजे के पास उसका 4 साल का बच्चा मुंह में उंगली डाले किसी गहरी चिंता में खड़ा है। पिता को देखते ही बच्चा दौड़ता हुआ आया और दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़कर बोला, बाबूजी। क्या बात है बेटा? बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए कहा, बाबूजी देखो, हमने एक मेंढक मारा है जो लंगड़ा हो गया है। नरेंद्र ने कहा, वह घर नहीं जा सकता। लंगड़ा हो गया है, कैसे जाएगा? चलो उसे गोद में उठाकर घर पहुंचा दो। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हंसते हंसते घर में ले गया। एक दिन नरेंद्र को याद आया कि इस बार की प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कमरे की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे। कहीं प्राकृतिक दृश्य, कहीं मानव के शरीर की रूपरेखा, कहीं सोने की भांति सरसों के खेत की हरियाली, जंगली मनमोहक दृश्यावली, और कहीं वे रास्ते जो छाया वाले वृक्षों के नीचे से टेढ़े तिरछे होकर नदी के पास जा मिलते थे। धुएं की भांति गगनचुंबी पहाड़ों की पंक्ति जो तेज धूप में स्वयं झुलसी जा रही थी, और सैकड़ों पथिक धूप से बेचैन होकर छायादार वृक्षों के समूह में शरणार्थी थे। ऐसे कितने ही दृश्य थे। दूसरी ओर अनेकों पक्षियों के चित्र थे। उन सबके मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे। कोई गुस्से से भरा हुआ, कोई चिंता की हालत में, तो कोई प्रसन्न मुद्रा स्थिति में। कमरे के उत्तरीय भाग में खिड़की के समीप एक अपूर्ण चित्र लगा हुआ था। उसमें ताड़ के वृक्षों के समूह के समीप हमेशा मौन रहने वाली छाया के आश्रय में एक सुंदर नवयुवती नदी के नीलवर्ण जल में स्थिर बिजली सी खामोश खड़ी थी। उसके होठों और मुख की रेखाओं में चित्रकार ने हृदय की पीड़ा अंकित की थी। ऐसा मालूम होता था मानो चित्र बोलना चाहता है, किंतु यौवन अभी उसके बदन में पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इन सब चित्रों में चित्रकार के इतने दिनों की आशा और निराशा मिली जुली थी, परंतु आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित न किया। उसके हृदय में बार बार यही विचार आने लगे कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है, केवल कागज के टुकड़े पर रंग पोता है। इतने दिनों से
उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थी वे सब उसके हृदय को अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं बल्कि बहुत उच्चतम होकर चील की तरह आकाश में मंडराना चाहते थे। यदि वर्षा ऋतु का सुहावना दिन हो तो क्या कोई ताकत उसे रोक सकती थी? वह उस समय जोश में आकर उड़ने की उत्सुकता में असीमित दिशाओं में उड़ जाता, फिर एक बार भी पलटकर नहीं देखता। अपनी पहली हालत पर किसी प्रकार भी वह संतुष्ट नहीं था। नरेन के हृदय में रह रहकर यही विचार आने लगा। भावना और लालसा की झड़ी सी लग गई। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वह वास्तविकता को सबके दिल में बिठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है। मेज पर सिर रखकर नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा। वह क्या बनाएगा, किस विषय पर बनाएगा? हृदय पर आघात होने से साधारण असर पड़ता है। भावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चित्र उसकी आंखों के सामने से सिनेमा चित्र की भांति चले गए, परंतु किसी ने भी दम भर के लिए उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित न किया। सोचते सोचते शाम के अंधियारे में शंख की मधुर ध्वनि ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया। इस स्वर लहरी से नरेंद्र चौंक कर उठ खड़ा हुआ। पश्चात उसी अंधकार में वह चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की भांति टहलने लगा, परंतु सब बेकार। महान प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई विचार न सूझा। रात बहुत जा चुकी थी। अमावस्या की अंधेरी में आकाश परलोक की भांति धुंधला प्रतीत होता था। नरेन कुछ खोया खोया सा पागलों की तरह उसी ओर ताकता रहा। बाहर से रसोइये ने द्वार खटखटा कर कहा, बाबूजी। चौंक कर नरेन ने पूछा, कौन है? बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए। झुंझलाते हुए नरेन ने कटु स्वर में कहा, मुझे तंग न करो, जाओ, मैं इस समय न खाऊंगा। कुछ थोड़ा सा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। और निराश मन रसोइया भारी कदमों से वापस लौट गया और नरेन ने अपने को चिंतन सागर में डुबो दिया। दुनिया में जिसको प्रसिद्धि प्राप्त करने की लगन लग गई हो, फिर उसको चैन कहाँ। पूरा एक सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह में नरेन ने घर से बाहर कदम न निकाला। घर में बैठा सोचता रहा, किसी न किसी मंत्र से तो पूजा की देवी अपनी कला दिखाएगी ही। इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर न लगती थी, परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात न सूझी। जो जो दिन व्यतीत होते जाते थे वह निराश होता जाता था। केवल यही क्यों, कई बार तो उसने गुस्से में आकर सिर के बाल नोच लिए। वह अपने आप को गालियां देता, पृथ्वी पर पेट के बल पड़कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सब बेकार। प्रातःकाल नरेन मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया। उसने उसे खोल कर देखा। प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था, प्रिय नरेंद्र, प्रदर्शनी होने में अब अधिक दिन बाकी नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर यदि चित्र न आया तो ठीक नहीं। लिखना तुम्हारी क्या तरक्की हुई है और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है। योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर दिया है, मैंने देखा है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है। तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपने गुरु की प्रतिष्ठा रख सकोगे। इसका ध्यान रखना, इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा तो तुम्हारी ख्याति में कोई बाधा न रहेगी। तुम्हारी मेहनत सफल हो, यही मेरी दुआ है। मनमोहन। पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी बेचैन हुआ। केवल 1 सप्ताह शेष है और अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार ही नहीं आया। खेद है, अब वह क्या करेगा। उसे अपने आत्मबल पर बहुत यकीन था, पर इस समय वह विश्वास भी जाता रहा। क्या इसी तुच्छ शक्ति पर वह 10 व्यक्तियों में सिर उठाए फिरता रहा है। उसने सोचा था
अमर कलाकार बन जाऊंगा। परंतु वाह रे मेरी बुरी किस्मत, अपनी अयोग्यता पर नरेन की आंखों में आंसू भर आए। रोगी की रात जैसे आंखों में निकल जाती है, उसकी वह रात वैसे ही खत्म हुई। नरेन को इसका तनिक भी पता न हुआ। उधर वह कई दिनों से चित्रशाला ही में सोया था। नरेन के मुख पर जागरण के चिन्ह थे। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और शीघ्रता से उसका हाथ पकड़कर बोली, अजी, बच्चे को क्या हो गया है, आकर देखो तो। नरेन ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी लीला हाफते हुए बोली, शायद हैजा। इस प्रकार खड़े न रहो, बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा है। बहुत ही अनमने मन से नरेन शयन कक्ष में घुसा। बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारों ओर उस भयानक रोग के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। लाल रंग 2 घड़ी में ही पीला हो गया था। अचानक देखने से यही ज्ञात होता था जैसे बच्चा जिंदा नहीं है, केवल उसके वक्ष के समीप कोई वस्तु धक धक कर रही थी और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। वह बच्चे के सिरहाने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लीला ने कहा, इस तरह खड़े ना रहो, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें मली। भर्राई हुई आवाज में बोला, माँ, ओ माँ, मेरा लाल, मेरी पूंजी, क्या कह रहा है? कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद में चिपका लिया। माँ के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा। नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए। वह बच्चे की ओर देखता रहा। लीला ने देखते हुए प्रश्नवाचक स्वर में कहा, अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए? नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, हैं? डॉक्टर? पति की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने आश्चर्य में होते हुए कहा, क्या? कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। अभी जाता हूं। नरेंद्र घर से बाहर निकला। नरेंद्र का दरवाजा बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वह सोचती रही, यह क्या? नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वह सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों तरफ गहरे सूनेपन का राज्य था। केवल दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी ना थकने वाली गति से टिक टिक कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उत्तर देता हुआ कह रहा था, धक धक। संभवतः उसके भयंकर संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। संज्ञाहीन हालत में कहने लगा, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर ना मिलेगा, परंतु वह तो मेरा पुत्र है। वह कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। अचानक मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हाय की हृदय बेधक आवाज उसके कानों में पहुंची, मेरे लाल, तू कहाँ गया? जिस प्रकार चिल्ला टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, फिक्र और बेचैनी से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक न था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वह समझ गया कि बच्चा चल बसा। मन ही मन बोला, भगवान तुम ही गवाह हो, मेरी कोई गलती नहीं। इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा, जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक कर उठता है। उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तूलिका और रंग आदि लेकर वह कमरे से बाहर निकल आया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के करीब आकर वह अचकचाकर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? सभी कुछ खामोश है। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था। झांक कर आशंका में थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से खाली गोद किए
माँ वहीं पड़ी तड़प रही थी। और इसके अलावा माँ कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्षस्थल के साथ चिपकाए, बाल बिखेरे, नेत्र विस्फारित किए, बच्चे के निर्जीव होठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने 2 सलाखें घुसा दी हों। उसने होंठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तुलिका न उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, परंतु उसके हृदय में कितनी तड़प थी उसे कौन समझ सकता है। वह तो पिता था। नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की। उसकी उंगलियां किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व ताकत प्राप्त कर चुकी थीं। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा, ओ बेटा, बातें करो, जरा एक बार तुम देख तो लो। नरेंद्र ने अस्फुट स्वर में कहा, उफ, यह असहनीय है, और उसके हाथ से तुलिका छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। किंतु उसी समय तुलिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का क्रंदन रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता और रक्त की गति को धीमा करता रहा, और उसके होंठ स्थिर होकर उसकी तुलिका की गति को रोक देते। इसी प्रकार पल पर पल बीतने लगे। मुख्य द्वार के अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया था, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी शोरगुल से बहरा हो चुका था। वह कुछ भी न सुन सका। इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तुलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वह पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मरे बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भूलता जा रहा था। अचानक लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के पास आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। यह क्या चित्र बना रहे हो? चौंक कर नरेंद्र ने लीला की तरफ देखा। वह लड़खड़ाकर गिर रही थी। बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट न खुले तो रसोइया और नौकर दोनों डर गए। वे अपना काम खत्म करके प्रायः संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातःकाल काम करने आ जाते थे। रोजाना लीला, नरेंद्र दोनों में से कोई ना कोई द्वार खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार न खुला। इधर रह रहकर लीला की रोने की आवाज भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ आदमियों को बुलाया। आखिर में सबने सलाह करके द्वार तोड़ डाला। सब आश्चर्यचकित होकर मकान में घुसे। जीने से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखे नरेंद्र सिर झुकाए हुए बैठा है। उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुंह उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। थोड़ी देर पश्चात वह ठहाका मारकर हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोल उठा, डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अमर हो गया। दिन बीतने लगे। प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही चीजें थीं, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुक पड़ते थे। चित्र छोटा था और अधूरा भी। उसका नाम था अंतिम प्यार। चित्र में चित्रित किया हुआ था एक माँ बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के चंदा से मुंह को बार बार चूम रही है। शोक और चिंता में डूबी हुई माँ के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तुलिका ने एक ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया कि जो देखता उसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते। चित्र की रेखाओं में इतनी ज्यादा सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, यह बात इससे पहले किसी के ध्यान में न आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे,
उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, आप क्या कहते हैं? योगेश बाबू उस समय मौन धारण किए चित्र की ओर देख रहे थे। सहसा प्रश्न सुनकर एक आंख बंद करके बोले, यदि मुझे पहले मालूम होता तो मैं नरेंद्र को अपना उस्ताद बनाता। दर्शकों ने धन्यवाद, साधुवाद और वाह वाह की झड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी मालूम न हुआ कि उस सज्जन व्यक्ति की कीमत क्या है जिसने इस चित्र को बनाया है। किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को धूलि में मिलाकर खून से इस चित्र को रंगा है, उसकी यह हालत किसी को भी मालूम न हो सकी थी। दोस्तों, यश और ख्याति प्राप्त करना हर कलाकार की उत्कट अभिलाषा होती है और उस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो संपूर्ण जीवन यथासंभव प्रयत्न भी करता रहता है। लेकिन कभी सर्व प्रसिद्ध होने की इच्छा की विक्षिप्तता में अपनी प्राणों से भी अधिक प्यारी चीज की आहुति भी देनी पड़े तो क्या हो? शायद स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोई ना कोई कीमत तो होती ही होगी। इसी के साथ अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक और कहानी और कुछ और ऐसे ही अनोखे किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।